लॉकडाउन में शराब की दुकानों पर बंदी हो गई, फिर ढील दी गई, फिर कहा गया शराब की होम डिलीवरी होगी। तभी फेसबुक पर ऐड आने लगे, दुकानों के नाम, तस्वीरें और डिलीवरी के लिए नंबर। फोन करिए, ब्रांड और मात्रा बताइए, ऑनलाइन पेमेंट करिए और फिर मस्त हो जाइए। कम से कम इस इश्तेहार के मुताबिक। दिल्ली के रहने वाले 58 साल के राजा सोम सहरावत ने ऐसे ही एक नंबर पर फोन लगाया, उधर से ऑर्डर लिया। फिर सहरावत ने बताया, तुम जिस दुकान के नाम पर शराब डिलीवरी के ऑर्डर ले रहे हो वो मेरी है। उधर से फोन कट गया। ये इंटरनेट पर जालसाजी का नया मगर पुराना तरीका था। नया क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में शराब पीने वालों को टारगेट करना नया है। पुराना क्यों? फिशिंग के चलते। अब फिशिंग क्या है? मछली पकड़ना नहीं, वो फिशिंग होता है FISHING। हम बात कर रहे हैं फिशिंग PHISHING की, जिसका मतलब है कोई फ्रॉड जब किसी सम्मानित कंपनी का नाम लेकर फोन या ईमेल करे और आपके कार्ड, बैंक वगैरह के डिटेल्स निकलवा ले। खैर, इस मामले की दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि फेसबुक पर पोस्ट और कॉल झारखंड के जंगलों से की गई थी। जंगल से घिरे एक छोटे जिले से, जिसका नाम है जामताड़ा। ये जामताड़ा पूरे देश की फिशिंग यानी जालसाजी की राजधानी क्यों कही जाती है? फिशिंग के 80% केस के तार यहीं आकर जुड़ते हैं और फिर कुछ थमता क्यों नहीं है। आज आसान भाषा में हम बात करेंगे जामताड़ा मॉडल ऑफ फ्रॉड की, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। क्या है जामताड़ा की कहानी? झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 250 किलोमीटर दूर पहले दुमका जिला का हिस्सा था। 2001 में नया जिला बना। पिछड़ा जिला है, मगर मोबाइल बैंकिंग के जरिए धोखाधड़ी में अगड़े से भी अगड़ा। यहाँ एक साल में कम से कम 8-10 राज्यों की पुलिस का दौरा लग ही जाता है, लड़कों की कारस्तानियों के चलते। ऐसे ही एक लड़के से मिला इंडिया टुडे 3 बरस पहले, स्टिंग के जरिए। सुनिए एक फिशिंग गैंग के मेंबर असगर को। हमें अपने नेटवर्क से लोगों का नाम और फ़ोन नंबर की लिस्ट मिलती है। हम उसमें से रैंडमली किसी को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद सबसे पहला काम होता है उन्हें भरोसा दिलाना। भरोसा कि उनका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया है। इसके बाद अगला काम उनका ATM कार्ड नंबर, कार्ड के पीछे सब छपा CVV कोड और आखिर में फ़ोन पर आया OTP जानना होता है। इतना अगर सही बैठ गया तो एक दिन में कुछ 1000 से लेकर 1 लाख तक का खेल हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी 2015 में जामताड़ा मॉडल पर विस्तार से जांच की थी। अखबार को जामताड़ा के तत्कालीन SP मनोज कुमार सिंह ने ये सच्चाई बयान की थी। सबसे पहले फिशिंग कॉल करने वाले लड़के एक बार सुबह मिलते हैं, उसके बाद 2 से 3 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप में कम से कम 2 लड़के चाहिए होते हैं। कॉल पर वो अक्सर ATM हेडक्वार्टर या SBI मेन ब्रांच का हवाला देते हैं। असल में वो मेन ब्रांच या हेडक्वार्टर यहाँ बांस के जंगलों के बीच होता है। चूंकि देश में SBI के ग्राहकों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए फिशिंग कॉल करने वालों का सबसे पहला तुक्का SBI का होता है। पहला नहीं तो दूसरा शिकार तो फंस ही जाता है। कॉल एक साधारण फोन से किया जाता है, जबकि दूसरा लड़का दूसरे फोन पर ई-वॉलेट चालू रखता है। ई-वॉलेट यानी ऑनलाइन पैसे रखने और खर्च करने की सुविधा। इसमें आप किसी भी बैंक खाते से पैसे जोड़ सकते हैं। इधर कॉल की दूसरी तरफ का आदमी उन्हें कॉल डिटेल बताता है और दूसरा लड़का ई-वॉलेट में सारी डिटेल भरता जाता है। सही जानकारी मिलते ही अकाउंट से पैसे उड़कर ई-वॉलेट में। जामताड़ा गैंग कितना शातिर है ये इन 2 उदाहरणों से समझिए। शुरू में सिर्फ लड़के कॉल करते थे और हिंदी में बात करते थे। लोगों को कुछ बरसों में शक होने लगा तो अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में बात शुरू की गई। लड़कों ने इसके लिए बाकायदा लैंग्वेज टीचर रखे। फिर कॉल सेंटर बनाए गए और लड़कियों को भी भर्ती किया गया। सीधे OTP मांगने पर शक हुआ तो नया तरीका निकाला गया, लोगों को फोन करो, बताओ कि पुराना पिन बंद हो गया है। नई पिन के लिए पुराने पिन में एक सीक्रेट नंबर जोड़ दें। ये सीक्रेट नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 डिजिट का होना चाहिए। कॉलर ये सीक्रेट नंबर अपने शिकार को दे देता है। शिकार पिन में ये सीक्रेट नंबर जोड़कर कॉलर को दे देता है और इधर कॉलर नए नंबर में से सीक्रेट नंबर घटाकर ग्राहक का पिन जान लेता है और पैसा कट। मतलब कि कॉल से दूसरी तरफ मौजूद शिकार को थोड़ा कंफ्यूज कर दो तो भी वो कार्ड की डिटेल्स अनजाने में आपसे शेयर कर देगा। अब ये पकड़े क्यों नहीं जाते? ये काम किसी रूप में संगठित नहीं है। ये सब लड़के अलग अलग काम करते हैं। जिस सिम कार्ड का उपयोग ये फ़ोन करने के लिए करते हैं, अमूमन वो कार्ड कुछ दिनों पहले मर गए किसी व्यक्ति का होता है। कुछ एक कॉल करके सिम कार्ड को नष्ट कर दिया जाता है। पुलिस जब शिकायत के बाद तफ्तीश करने पहुंचती है तो पता चलता है कि वो शख्स कई महीनों पहले मर चुका होता है। पुलिस के पास फ़ोन का IMEI नंबर और कॉल के लिए टावर की लोकेशन बताती है। मिलान करके भी बहुत कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि फ़ोन भी कुछ कॉल के बाद नष्ट कर दिया जाता है।
पैसे जिस ई वॉलेट में कटकर पहुंचते हैं उन्हें भी कुछ समय तक इस्तेमाल के बाद बंद कर दिया जाता है, नई ई वॉलेट बना लिए जाते हैं। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि इस मामले में वही लड़के पकड़े जाते हैं जो ये सब चालाकी या तो नहीं कर पाते या तो कहीं चूक जाते हैं। अगर आप हुए हैं इस तरह की फिशिंग के शिकार तो आप क्या करें? पहली बात, बैंक को बताएं। सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क कीजिए। फ़ोन नंबर नहीं है तो गूगल करिए, कस्टमर केयर नंबर आसानी से मिल जाएगा। बैंक को सारी बात बताइए, कार्ड इत्यादि ब्लॉक करवाइए। मुमकिन है कि आपका बैंक आपसे कहे कि ईमेल लिखिए या ब्रांच में लिखित एप्लीकेशन दीजिए, वो भी करिए। दूसरी बात, पुलिस को बताइए। सबसे पहले अपने इलाके के थाने में जाइए, वहाँ FIR दर्ज करवाइए। थाने में सुनवाई ना हो तो SP ऑफिस में दरख्वास्त दें, घर और थाने की जानकारी समेत। अगर फिर भी सुनवाई ना हो तो एक ऑनलाइन रास्ता भी है। भारत सरकार की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाइए, साइबर क्राइम की कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज कराइए और आगे की कार्रवाई में पूरा सहयोग दीजिए। क्या भारत में साइबर क्राइम से जुड़े कानून कमज़ोर हैं? सुप्रीम कोर्ट वकील अनस तनवीर बताते हैं, जैसे भारत में पॉर्न प्रतिबंधित है, इंटरनेट देने वाली कंपनियों पर भी केस हो सकता है, लेकिन फिर भी भारत में रोज़ लाखों लोग किसी न किसी तरीके से इंटरनेट पर पॉर्न तो देख ही ले रहे हैं। वो क्राइम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास वो टेक्निक नहीं है कि आप वो जुगाड़ रोक सकें। यही चक्कर यहाँ भी है। इस तरह की फिशिंग के लिए IPC की 415 और 420 धाराएं हैं, समूचा IT एक्ट है। इन धाराओं में सब कुछ आ जाता है। कमी है टेक्निक की। ये बहुत जटिल नेटवर्क हैं और संभवतः पुलिस तंत्र के पास वो टेक्निक नहीं है जिससे फिशिंग को ट्रेस किया जा सके या रोका जा सके। अंशुमन कुमार SP जामताड़ा कहते हैं, इस केस का इन्वेस्टिगेशन सबसे कठिन काम है। कोई ऐसा अपराध नहीं है कि आप 4 लोगों के बयान दर्ज करके CCTV चेक करके और बाकी तफ्तीश करके काम पूरा कर लीजिए। नहीं, यहाँ सबसे पहले घटना का जो पीड़ित है वो असल में जामताड़ा का होता ही नहीं है। वो कई बार झारखंड का ही नहीं होता है, दूसरे राज्य का होता है। FIR तो दर्ज है, अब अगले को कोर्ट तक लेकर आना है। कोर्ट में पीड़ित को अपना बयान देना होगा। अब दूसरे राज्य की पुलिस से बातचीत करके उन्हें लाना होता है, उसमें समय लगता है। यही नहीं, पुलिस को ई वॉलेट कंपनी, मोबाइल कंपनी, बैंक और तमाम जगहों पर संपर्क करके डाटा जुटाने के बाद चार्जशीट के लिए फैक्ट्स मिलते हैं। तो ये सब लंबा काम है। तो फिर दिक्कत कैसे दूर होगी? फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, पीड़ित को कोर्ट बुलाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका बयान लिया जाए। पुलिस को साइबर अपराधों के लिए भी ट्रेन किया जाए और वरीयता में ऊपर रखने के लिए कहा जाए। सभी स्टेक होल्डर्स को जुटना होगा, बैंक, ई वॉलेट कंपनियां, मोबाइल कंपनियां, पीड़ित। और जाते जाते जामताड़ा नेटवर्क पर एक वेब सीरीज भी बनी है इसी नाम से, जामताड़ा सबका नंबर आएगा। नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। मिक्स्ड रिव्यू आए हैं इसके, मगर मसला बहुत विस्तार से समझना चाहें तो इसे देख सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे मेरे साथी सिद्धांत मोहन। मेरा नाम प्रतीक्षा है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।